अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने कहा है कि न्यायालयों द्वारा पिछले कुछ दिनों से दिए गए विवादित फैसलों से यह संदेश जा रहा है कि मई में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पर आरएसएस और भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे के पक्ष में दबाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सेकुलर सियासी दलों और नागरिक समाज को इन मुद्दों पर मुखर होने की जरूरत है। शाहनवाज आलम साप्ताहिक स्पीकअप कार्यक्रम की 150वीं कड़ी में बोल रहे थे। शाहनवाज आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का किसी को मियां तियां और पाकिस्तानी कहने को अपराध नहीं मानना साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज मुस्लिम विरोधी हिंसा में हिंसक तत्वों द्वारा प्रयुक्त होने वाली इन टिप्पणियों को एक तरह से वैधता देने की कोशिश कर रहे हैं। इस फैसले के बाद ऐसे तत्वों का न सिर्फ मनोबल बढ़ेगा बल्कि वो इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित मुस्लिमों का मुकदमा भी पुलिस नहीं लिखेगी। शाहनवाज आलम ने कहा कि इससे पहले ही मस्जिद के अंदर जबरन घुसकर जय श्री राम के नारे लगाने को भी अपराध मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का फैसला दिया था। फैसला देने वाले जजों में पंकज मित्तल भी थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सार्वजनिक तौर पर कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का होना कलंक है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता ने फैसला दिया था कि 4 दीवारी के अंदर किसी दलित को जाति सूचक गाली देना दलित उत्पीड़न निवारक कानून के तहत अपराध नहीं है। यह फैसला भी दलित विरोधी सामंती तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाला था। यह भी संज्ञान में रखा जाना चाहिए कि रिटायर होने के बाद हेमंत गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में लगातार जाते हैं। शाहनवाज आलम ने कहा कि इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि न्यायपालिका का एक बड़ा हिस्सा खुलकर राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक और सामंती तत्वों के अपराध को वैधता देने के काम में लगा है। शाहनवाज आलम ने कहा कि ऐसा लगता है कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सख्ती के कारण न्यायपालिका के अंदर जो सांप्रदायिक तत्व शिथिल पड़ गए थे वो मई में आने वाले नए मुख्य न्यायाधीश पर दबाव बनाने के लिए फिर से सक्रिय हो गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूजा स्थल अधिनियम को कमजोर करने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई और निर्देश देने पर लगाई गई रोक के बावजूद निचली अदालतें इस पर सुनवाई क्यों करती। शाहनवाज आलम ने कहा कि देश के संविधान को कमजोर करने का असली खेल आरएसएस और भाजपा न्यायपालिका के अंदर अपने स्लीपर सेल के माध्यम से खेल रहे हैं, जिस पर जनता को कड़ी नजर रखने की जरूरत है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा शाहनवाज आलम ने। और उसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो इसमें जो जज थे उनका नाम था बीवी नागरत्ना। ठीक है, इससे पहले भी एक फैसला आया था जिसमें कि जस्टिस पंकज मित्तल और संदीप मेहता ने ये बात कही थी कि किसी भी मस्जिद के अंदर घुस करके अगर कोई उसमें जय श्री राम का नारा लगाता है तो ये कहीं से गलत नहीं है। ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट का था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था। उसके बाद जब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट आया तो वहाँ पर भी इस तरह की बातें हो रही थी, जिसपे कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने पंकज मित्तल ने ये बात कही। अगर आप हम लोगों को लगातार सुनते रहे हैं तो पंकज मित्तल पे हम लोगों ने कई बार बात किया है। पंकज मित्तल बेसिकली मेरठ के रहने वाले हैं और ये चर्चा में तब आए थे जब इन्होंने जम्मू कश्मीर का चीफ जस्टिस रहते हुए एक सभा में उन्होंने इस बात को कहा कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द होना भारत के लिए कलंक है, इस शब्द को हटा देना चाहिए। ये बात 2 साल पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस रहते हुए ये बात कही थी। उस समय इसको लेकर के माइनॉरिटी कांग्रेस, जिसका मैं पहले चेयरमैन था उत्तर प्रदेश में, हर जिले में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, ज्ञापन सौंपा था कि जो आदमी प्रियम्बल की अवमानना कर रहा है, संविधान के खिलाफ बयान दे रहा है, उसको न्यायपालिका में रखने का कोई औचित्य नहीं है, उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि उनको फिर सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया, यानी कि जिस व्यक्ति को हटाया जाना चाहिए था उसको उल्टा नियुक्त कर दिया गया। और एक तरह से ये ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला आप कह सकते हैं कि ये निर्णय था। उसके बाद आप एक और फैसला आपने सुना होगा जिसमें कहा गया, जस्टिस हेमंत गुप्ता जो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में वो जाते हैं, इसलिए भी वो चर्चा में रहते हैं। उन्होंने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था
कि अगर कोई किसी के घर में घुस करके गाली देता है, जाति सूचक उसको बात कहता है, तो ये कहीं से अपराध नहीं है। आप जानते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 19 सितंबर 1989 में एक कानून बनाया था जिसको दलित एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट कहा जाता है, और उसमें यह था कि अगर आप किसी को जाति सूचक गाली देते हैं तो वो क्राइम है और इसमें आपको 6 महीने तक की गिरफ्तारी है, जिसमें कोई आपको जमानत भी नहीं मिलना है। इस घटना के बाद, इस फैसले के बाद से, इस कानून बनने के बाद से दलित विरोधी जो हिंसा होती है उसमें काफ़ी कमी आई थी, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको भी अब धीरे धीरे कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। तो ये जितने भी जजेज हैं अभी जिनका ही मैंने नाम लिया, उनका एक ख़ास ओरिएंटेशन है, और वो ओरिएंटेशन है प्रो आरएसएस, प्रो बीजेपी। जो उनका अप्रोच है उसमें स्पष्ट तौर पे ये दिख जाता है। आप कह सकते हैं कि ये सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त हैं। इसको कहने का आधार है, और इन आधारों पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अभी आपने ये भी देखा कि रोहित रंजन अग्रवाल एक जज हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक फैसला दिया और कहा कि संभल का जो जामा मस्जिद है उसको विवादित ढांचा लिखा जाना चाहिए। जो आरएसएस से जुड़ा हुआ जो वकील पक्ष है उसका कहना था कि इसको विवादित ढांचा लिखा जाना चाहिए, और जज साहब ने उसको विवादित ढांचा लिख भी दिया। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के साथ भी इसी तरह हुआ था। 80 तक उसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद अखबारों में लिखा जाता था। फिर 80 से 90 जब आरएसएस ने, बीजेपी ने इसके खिलाफ अभियान चलाया तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। और फिर जब आडवाणी ने कहा कि इसको तोड़ना है, इसको तोड़ने के लिए जब उन्होंने अभियान चलाया विवादित मस्जिद बता करके, तो उसको मीडिया ने विवादित मस्जिद लिखना शुरू किया। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ किसी जहन में बैठ जाए कि विवादित है तो फिर उसको तोड़ने का एक लॉजिक अपने आप डेवलप हो जाता है। तो हम लोग इस पे इसलिए बात कर रहे हैं कि ये सब अचानक हो रहा है। अब देखिए 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने इस बात को कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे जितने भी मुकदमे लंबित हैं उनमें कोई आदेश नहीं हो सकता, और उन्होंने 1 महीने का टाइम भी दिया केंद्र सरकार से, इस पे जवाब भी मांगा, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि 3 महीना हो गया, सरकार उनसे सुप्रीम कोर्ट उनसे दोबारा पूछता कि अब जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। एक और मामला आया है जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी हुई एक नेत्री जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बातचीत के दौरान मनुस्मृति को फाड़ने का काम किया। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा हो गया। आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था, और पूरे देश में दलित समाज के लोग उस दिन को मनाते भी हैं। अब सवाल ये है कि आज अगर अंबेडकर रहते तो क्या उनके ऊपर भी योगी की सरकार उनको नामजद करके उनको जेल भेज देती? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि अब देखेंगे कि जो हमारा इस्टेब्लिश्ड जुडिशरी का प्रोसीजर है वो धार्मिक चीज़ों को एक सीमा तक ही वो मान्यता देता है। जैसे इस जजमेंट में भी आप देखें तो इसमें रोहित रंजन अग्रवाल ने इस बात को कहा, ये जो आरजेडी से जुड़ी हुई महिला का जो मामला है उसमें ये लॉजिक दिया गया है कि एक धार्मिक पुस्तक है इसलिए इसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। धार्मिक पुस्तकों में गीता आता है, कुरान आता है, भगवत गीता आ जाएगा, रामायण आ जाएगा। मनुस्मृति को उस तरह से कोई स्वीकार्यता एक धार्मिक ग्रंथ के बतौर नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि आप जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म है, इस्टेब्लिश जो सिस्टम है जुडिशरी का, उसके पैरेलल आप एक मनुवादी व्यवस्था को मजबूत करने का तर्क जुडिशरी के माध्यम से दे रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में जो संघर्ष रहा है शुरुआती आज़ादी के बाद से ही, और आज़ादी से ठीक पहले भी अगर हम जाकर के देखें तो वो यही रहा है कि मनुस्मृति से ये देश चलेगा या फिर आधुनिक संविधान से ये देश चलेगा। तो जब हमारा संविधान का
ड्राफ्टिंग हो रहा था, तो उस समय जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जिसको आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, उस समय जनसंघ नाम हुआ करता था, या हिंदू महासभा, उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि देश मनुस्मृति से चलना चाहिए, संविधान से नहीं चलना चाहिए। अब आप देखिए कि इसी बात को जुडिशरी के माध्यम से किस तरह से प्रोपोगेट करवाया जा रहा है और मनुस्मृति पे सवाल उठाने को एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस की तरह उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको पेश किया जा रहा है, जबकि संविधान एक फाइनल डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे इस देश को चलना है। आप जुडिशरी के रवैये को ऐसे भी देख सकते हैं कि इलाहाबाद में भी जो प्रयागराज में जो कुंभ हुआ, वहां पे बहुत सारे लोगों ने एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात की, उसके ड्राफ्टिंग की खबरें खूब अखबारों में छपी, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारी न्यायपालिका ने उसका स्वतः संज्ञान नहीं लिया, जबकि ये ब्रीच है, ये राजद्रोह है कि आप इस्टेब्लिश्ड जो हमारा संविधान है उसके खिलाफ एक संविधान लाने की बात आप कर रहे हैं। ये आप कर ही नहीं सकते, ये ब्रीच है, ये सीधे सीधे राजद्रोह का मामला बनता है, लेकिन उस पर जुडिशरी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब अभी हम देख रहे हैं कि बाबा साहब के विचारों से अगर कोई प्रभावित होकर के मनुस्मृति पे टिप्पणी करता तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह प्रचारित किया जा रहा है, करवाया जा रहा है न्यायपालिका के द्वारा। यानी ये कहीं से भी कोई जुडिशरी का मामला ही नहीं है, ये एक शुद्ध पॉलिटिकल इशू है, इसलिए इस पे पॉलिटिकल पार्टीज को बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी लगातार इस बात को पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। तो ये पूरा अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो ये अचानक से इसलिए हो रहा है। 12 दिसंबर 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके बाद से ये चीजें एकदम रुक गई थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से इस तरह के बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं। और सिर्फ ऐसा इसलिए आप कह सकते हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मई में नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, जस्टिस गवई, इनका संजीव खन्ना का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपना लिटिगेशन इस तरह के इश्यूज पे डाल रहे थे, वो फिर से सक्रिय हो रहे हैं जो नया चीफ जस्टिस आएगा उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए। क्योंकि अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस खन्ना का जो कार्यकाल था, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपने को चंद्रचूड़ से अलग दिखाएं, क्योंकि चंद्रचूड़ पूरी तरह से सरकार के आगे लेट चुके थे। उससे अलग दिखाने में मैं ये कह सकता हूं, और ये लग भी रहा है कि वो थोड़ा बहुत इसमें सफल हुए हैं। हालांकि उनको चाहिए था कि 1 महीने की जब मियाद पूरी हुई नोटिस की प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे जवाब देने का, जवाब जब सरकार ने नहीं दिया तो उनको दोबारा सरकार से पूछना चाहिए था कि आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। तो मुझे भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि उनके कार्यकाल में इस तरह की चीजें ना हो। एक तरह से वो अपना कोई भी पोजीशन पत्ता खोलने की स्थिति में अपने को नहीं रखना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि 4-6 महीने का उनका जो टेन्योर है वो धीरे धीरे बीत जाए। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि उनका टेन्योर खत्म होने जा रहा है, आप जानते हैं कि 13 मई को उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, उससे पहले इस तरह की अचानक से फिर से PILs वगैरह भी दाखिल होने लगी है। अभी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार की गई है, ये 2-3 दिन पहले की बात है। इसका मतलब कि RSS बीजेपी की जो लॉबी है वो जुडिशरी पे फिर से टेक ओवर करने का, उस पर दबाव बनाने का एक प्रयास कर रही है, ताकि मई में इस तरह के जितने लिटिगेशंस हो उसका एक ठीक ठाक संख्या हो जाए, ताकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ये लोग वहां पे जाकर के कमजोर कर सके। तो मुझे लगता है कि ये एक अहम इशू है जिसपे हम लोगों को बात करनी चाहिए थी। इस पर बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत थी, लेकिन लगातार मीटिंगें हो रही हैं, इसलिए अभी हम लोग इस पे बात नहीं कर पाए। लेकिन मेरा मानना है, अभी जैसे रोहित रंजन अग्रवाल ने जो बात कही, ये रोहित रंजन अग्रवाल वही जज है जिसने एक ईसाई व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया धर्मांतरण के मामले में। इनकार करना उनका अधिकार है, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की वो इतनी सांप्रदायिक थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले से उन टिप्पणियों को बाहर निकालने का आदेश दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये हद से ज्यादा एक खतरनाक और खराब सांप्रदायिक टिप्पणी है, इसको हम नहीं रख सकते। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों को फिर आप जुडिशरी में रखते क्यों हैं?
सवाल ये भी है कि अगर रखते हैं तो उसको इस तरह के संवेदनशील आप मुद्दे क्यों दे रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम न्यायपालिका के राजनीतिक दुरुपयोग के और भी कई उदाहरण इधर हम देखेंगे। और मेरा मानना है कि नागरिक समाज को अब इस ग्रंथि से बाहर निकलना चाहिए कि मामला सब जुडिस है, इस पे आप नहीं बोल सकते। सवाल ये तब होता जब कोई न्यायिक फैसले आते या न्यायपालिका अपने विवेक से काम करती। अगर न्यायपालिका सीधे राजनीतिक तौर पे काम कर रही है तो फिर उस मामला सब जुडिस नहीं रह जाता है, उस पर पॉलिटिकल लोगों को बोलना पड़ेगा। और हमको ये भी जानना चाहिए कि हमारा संविधान इसका अधिकार देता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1975 उसके तमाम क्लॉजेस हमको इसका अधिकार देते हैं कि हम उस पर बात करें। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो लोग भी इस निज़ाम से, उसके सांप्रदायिक एजेंडे से, फासिज्म से लड़ना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चौकन्ना होकर के न्यायपालिका के डे टू डे के संचालन पे नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, पंकज मित्तल जो ये कह रहे हैं कि संविधान में सेकुलर शब्द होना कलंक है, उनको अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं तो निश्चित तौर पे उनसे आप उसी तरह के फैसले करवाएंगे जो आपको सूट करता है, और वो करेंगे भी। हम ये कह करके तो नहीं चुप रह सकते कि ये न्यायपालिका का फैसला था, क्योंकि ये न्यायपालिका के फैसले नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पे अपने विचार के हिसाब से जजों का फैसला है। इसलिए मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर हम लोगों को लगातार बात करने की जरूरत है। आज यही आपसे बात करनी थी। शुक्रिया।